इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग करने वाले हैं आज। बस मैम ठीक है, सब लोग वीडियो ऑन कर लो। और मुझे ये आप इसका नहीं, स्क्रीन का नहीं, ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, जो बगल में पार्टिसिपेंट्स का दिखता है ना। यस मैम। हाँ, मैं किसी और को बोलूंगी ये काम। मैं ये काम बोलूंगी श्वेता को। श्वेता, आपके Yes, मोबाइल में पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में आप कभी भी अपने मन से जाइएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिएगा, मैं अटेंडेंस तो मार्क कर दूंगी यहीं पे, और मुझे भेज दीजिए ताकि मैं देख सकूं किसका किसका वीडियो ऑफ है। जिसका जिसका वीडियो ऑफ रहेगा मैं उसको डिलीट, उसको एब्सेंट मार दूंगी, ठीक है ना, बिना बताए। कैमरा खराब हो गया है। अमन सिंह, अगर कैमरा खराब है तो पोद्दार सर से या मैनेजमेंट में किसी से भी, मैम से, सर से परमिशन लेके आओ कि कैमरा खराब है, हम ऑन नहीं कर सकते हैं, मुझे अलाउ कर दीजिए, मैं अलाउ कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको रिक्वेस्ट करिए, उनका परमिशन लीजिए, उनका परमिशन मिल जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं कर दूंगी। मैम लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा हूँ, मैं यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ। वो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे करना चाहो। समझ में आया श्वेता? कभी भी बताने की जरूरत नहीं कि हम ले रहे, क्योंकि ले रहे बताओगी तो सब लोग ऑन कर लेंगे। ओके ठीक है, इसीलिए ये बताए, आप बीच में कभी भी ऐसा कर लीजिएगा और मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। नाम बस लिख देना और BBM 21 सेशन जो है आपका वो बस लिख दीजिएगा उस पर। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। मैं प्लानिंग का 1 मिनट शेयर करती हूँ पहले आप लोगों के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग होना था आज। यस मैम। ओके, ये किया नहीं हम लोगों ने। ओके ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है। अगर आपको वो समझ में आ गई तो ये भी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग सबसे पहले लिखा हुआ है, एक सेकेंड, टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी, है ना, टू ऑफसेट एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखो। yes. क्लास में सब लोग म्यूट रखोगे खुद को, अगर कुछ पूछना नहीं है तो, क्योंकि आपके घर से आवाज आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा वो। टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेज, इसका क्या मतलब हो गया? टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस का क्या मतलब हो गया? इट मींस अगर आप, एक मिनट, फ्यूचर को देख करके प्लान करना। ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया फिलहाल तो। ओके, टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपके जो भी, ठीक है ना, आपके जो भी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, राइट, वो क्या होगा? अगर आपने प्लान कर रखा है तो फ्यूचर में जो गोल आपको अचीव करना है, राइट, जो भी गोल आपको अचीव करना है, जो भी आपको लेना है, अगर आपने जो भी चीज करने के लिए प्लान किया है, अगर वो उस तरीके से नहीं भी वर्कआउट होगा, क्योंकि फ्यूचर का सिचुएशन है, फ्यूचर का सिनेरियो है, वो बदल गया, वो चेंज हो गया, तो वो उस तरीके से अगर नहीं भी वर्कआउट होगा, लेकिन क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे उस चेंजेस को आप आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकिएगा अपने प्लान के अंदर। यानी जो शॉक होगा उसको आप एब्जॉर्व कर लीजिएगा थोड़ा कम झटके के साथ। अभी नहीं समझ में आया इसको, मैं एग्जांपल देती हूँ, समझ में आया। जो देखो, देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, अभी पैंडेमिक की वजह से रिस्क है हर एक तरह के बिजनेस में, राइट। अगर आपका प्लान है कि हम ऐसे काम करेंगे, लेकिन अगर इस तरीके का सिचुएशन आएगा, कुछ अगर ऐसे अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस आएंगे तो हम क्या करेंगे? अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम ये चेंज कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में या फिर अपने प्लानिंग में, और फिर उस तरीके से उसको हम आगे बढ़ा के ले जाएंगे। वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सिर्फ फिजिकल प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन फिजिकल प्लेटफॉर्म पे जो वर्चुअल क्लास कंडक्ट करने में जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिनके टीचर काफी एक्सपीरियंस थे, लेकिन पुराने लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है इंटरनेट के साथ थोड़ा सा अलाइन करने में, अपने आप को उसके साथ आगे बढ़ने में। तो इफ दे आर नॉट एक्चुअली ट्रेन्ड एंड दे हैव नॉट अडॉप्टेड दिस न्यू नॉर्मल, तो क्या हुआ? वैसे बिजनेस का, वैसे बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया है ना। अब वो वेट कर रहे हैं कि जब ये खत्म होगा तब फिर से हम रीओपन करेंगे, यानी कि फिलहाल तो उनका बिजनेस बंद हो गया,
ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि अभी आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा चलता रहेगा, तो हम दोनों ही मोड में अपने आप को कंफर्टेबल बना लेते हैं, अपने एम्प्लॉयज को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप कर लिया, तो क्या हुआ, ठीक है, उनको भी नुकसान हुआ लेकिन कंपैरेटिवली क्या हुआ, कम हुआ, राइट। क्लियर है ये? तो अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप फ्यूचर में जो भी अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो आता है, सिचुएशन आता है, उसको आप आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, उस शॉक को झेल सकते हो, ठीक है, कम क्या कहते हैं, डैमेजेज के साथ, राइट। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग आपको हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करने के लिए। हाउ इट फोकस, कीप यू फोकस टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स, टुवर्ड्स योर गोल्स। क्या होता है कि जब आप प्लान करते हैं तो आपको क्या करना है वो वेल डिफाइंड होता है। जब वेल डिफाइंड आपका गोल होता है तो उस गोल को आप क्या कैसे अचीव करेंगे ये भी आपका वेल डिफाइंड होता है। तो जैसे जैसे आपका वो गोल नहीं प्राप्त हो रहा होता, जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ छूट जाता है काम करने में, कुछ कुछ रह जाता है, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चल जाएगा अपना वो एक्शन प्लान देख करके, रोज का एक्शन प्लान देख करके कि ये काम मेरा रह गया है, ये काम मेरा रह गया है। तो क्या होगा, आपके दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट होगा जो एक अच्छा स्ट्रेस का साइन है कि आपका ये काम रह गया। तो कल के दिन को आप कैसे प्लान करोगे कि थोड़ा आज का जो काम छूटा हुआ है वो भी हो जाए और कल के लिए जो हमने सोच रखा था वो भी कर ले। तो आपको थोड़ा सा एक स्ट्रेस रहेगा काम को खत्म करने का। लेकिन अगर कोई आपका प्लानिंग नहीं है कि 5 दिन में इस किताब को खत्म करना है या 5 दिन में ये चैप्टर खत्म करना है, तो क्या होगा, वो चैप्टर चलता रहेगा। अगर छूट भी गया तो आपको पता नहीं चलेगा कितना छूट गया, एंड आपका फोकस जो है वो डेविएट कर जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट, या फिर इसको बताने की जरूरत है? एक बार पूछ लो, मैं अलाउ करती हूँ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दोनों पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, इट हेल्प्स यू इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको प्लान है कि आपका प्लान्ड ट्रिप है, आपको घूमने जाना है, एंड इट्स प्लान, इट्स नॉट इमरजेंसी, क्योंकि जब हम इमरजेंसी में कहीं जाते हैं तो फिर वो प्लान नहीं होता, फिर तो उस समय जो करना होता है, जो अवेलेबल होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। उस समय हम नहीं देखते कि हमारा क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ दूसरा इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है जिसको फुलफिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे को अगर छोड़ दो, लेकिन अगर आपका कोई प्लान्ड ट्रिप है, आपको जाने का है, या अगर आपको कहीं प्लान्ड किसी के यहाँ शादी ब्याह में जाना है तो कुछ गिफ्ट खरीदना है, तो जब इस तरीके का प्लान रहता है आपका शॉपिंग, या प्लान रहता है आपका घूमना फिरना, तो आप क्या कर सकते हैं, एडवांस में बुकिंग करा लेते हैं, होटल का एडवांस में टिकट बुक करा लेते हैं। इससे क्या होता है, अगर एयर टिकट का फेयर देखे तो आपको आधा से भी ज्यादा का बचत हो जाता है। अदरवाइज आपको आराम से ट्रेन से भी जाना है तो आराम से रिजर्वेशन मिल जाता है, आराम से टिकट मिल जाता है। लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा भागा भागी होता है, देखा है आपने कभी कि अगर टिकट नहीं है और जाना है तो कितना प्रॉब्लम होता है, तरह तरह के एजेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ज्यादा पैसा लेते हैं तब तो जाके वो कहीं 1-2 टिकट अवेलेबल करवाते हैं, तो आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा भाग जाता है। तो अगर आपका प्लान है, आपको मालूम है कि आपको अगले महीने कहीं जाना है, तो आप क्या करते हैं, सारी प्लानिंग एडवांस में करते हैं, जहां जाना है उस हिसाब से तैयारी करते हैं, बुकिंग कराते हैं, छुट्टियां लेते हैं अपने ऑफिस से या जहां भी आप हैं, लेते हैं ना, ये सब कुछ आपके प्लानिंग का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो कॉस्ट है वो आपके कंट्रोल में रहता है। आपको किसी को गिफ्ट देना है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, जाके ले लो ना अभी, अगर किसी के 10 दिन बाद कहीं जाना है तो, क्योंकि 10 दिन बाद फिर सारे सेल्स खत्म हो जाएंगे, फिर आपको पूरे पैसे में लेना पड़ेगा। समझ में आया? यस, नेहा कुमारी आप पूछिए, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है? यस, नहीं पूछना, ये क्लियर हो गया, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंट्रोल। ये टू फैसिलिटेट कंट्रोल एंड टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव एक जैसा ही है लगभग। टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मदद करता है, आपको फोकस रखता है। एक मिनट सर, खोल देते, आपको आपकी हेल्प करता है, राइट। दूसरा है
इसी तरह टू फैसिलिटेट कंट्रोल है, ठीक है। मैं आपको अब एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हमको कुछ करना होता है या कहीं जाना होता है, मैं बहुत लोगों को, मेरे अंदर भी ये हैबिट है और मैं दूसरे लोगों को भी देखती हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मान लो कहीं घूमने जाना है तो कौन कौन सा सामान लेके जाना है अंतिम मोमेंट में वो दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। एग्जाम देने जाना है, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई एक आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए आपके पास, ये सब चीजें, अगर पेंसिल होना चाहिए तो पेंसिल होना चाहिए आपके पास, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या करते हैं नॉर्मली लोग, उसका एक लिस्ट बना लेते हैं अगर कुछ लंबा कुछ लेकर के जाना है तो, और बाद में टिक कर लेते हैं। टिक करने से क्या होता है कि अगर कोई चीज छूट रहा है तो आप उस समय उसको अरेंज कर लेते हैं। अगर वो चीज नहीं करेंगे, प्लान्ड नहीं रहेगा, तो वहां जाके याद आएगा, अरे ये रह गया, अरे वो छूट गया, अरे फोटो लगाना रह गया, होता है। हाँ, ये सब Yes, क्या होता ma'am. है, अगर आपका प्लान है तो आपका ये सब जो छोटा छोटा चीज है वो सब भी आपका आपके कंट्रोल में होता है, क्योंकि आपको पता चलते रहता है कि मेरा कुछ काम है जो मैंने नहीं किया है और मैं ये काम अभी कर लेता हूँ, राइट। अगर ये भी नहीं लिखा है आपने, कहीं प्लान नहीं किया है आपने, तो क्या होगा, लास्ट में आप पे यही होगा कि वो काम रह जाएगा और आप वहां जाएंगे तो आपको याद आएगा कि ये छूट गया, फलाना चीज रह गया। मैं देखती हूँ कई बार एयरपोर्ट पे लोग के पास कुछ ना कुछ आधार कार्ड या पैन कार्ड मांगते हैं और कई बार वो उनका घर पे रह जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना पर्स चेंज कर दिया, ठीक है ना, कोई दूसरा पर्स उठा लिया। ये भूल गए कि हमने उस पर्स में क्या क्या सामान रखा है, वो भी हमको शिफ्ट करना था। समझ में आया। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो थोड़ा सा प्लानिंग नहीं होने के कारण क्रिएट होता है। आप खुद में भी चेक करिएगा तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने रोज का कुछ लिख लिया है, ये एक अच्छी हैबिट है, ठीक है ना। बहुत लोग रोज का खर्चा भी लिखने, ये भी एक अच्छी हैबिट है, ताकि आपको पता चलता है आप जब चेक करते हो आपको पता है क्या क्या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए, ये भी आपको पता चलता है, राइट। बहुत सारा कुछ है, इसको कंट्रोल, आप अगर प्लान्ड वे में जाते हैं तो बहुत सारे अननेसेसरी कॉस्ट को, खर्चे को, टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप सीधा चले जाइए मॉल में और शॉपिंग करने लगे, जो चीज नहीं भी यूज करे ना वो भी सामान आप उठा लोगे, ठीक है, उठाते रहोगे, ले आओगे घर, पता चला 6 महीने तक कुछ यूज नहीं किया, एक्सपायरी डेट हो गया, फेंक दिया। कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं, शुरू में 3-4-5 महीना ये होता है, फिर लोग समझ जाते हैं कि नहीं ये सही तरीका नहीं है शॉपिंग का। तो अब सही तरीका क्या, मेक अ लिस्ट कि आपको क्या क्या चाहिए, वो लिस्ट है, आपको जो जो सामान चाहिए उठा लीजिए, ठीक है। जाने के बाद अगर एक आध चीज लिस्ट में छूट गया था लिखना, कभी कभी ये भी होता है कि हम लिस्ट बनाते समय मिस कर जाते हैं, तो आप वहां से ले लीजिए और सीधा घर बाहर निकल जाइए वहां से, उस मॉल से, क्योंकि जितनी देर अटकेंगे आप उतनी देर आप कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे। तो एक लिस्ट बना के जाइए, लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करिए, आपका कॉस्ट, आपका टाइम सब बचेगा। समझ में आया। बजट को कंट्रोल करने का ये एक तरीका, और ये सारे तरीका मैं एकदम डेली रूटीन से इंस्पायर होकर के आपको दे रही हूँ, राइट। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। अगर आपका प्लानिंग है तो आप अनसर्टेनिटी को ऑफसेट कर सकते हैं, यानी बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा कम आपको डैमेज होगा। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, आपका जो पूरा फोकस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव्स पे होगा, क्योंकि आपने अपने सामने अपना गोल लिख रखा है, अपना डेली रूटीन लिख रखा है, और आपको रोज पता चल रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आप बेईमानी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, और आपका काम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा और आपको डेविएट नहीं होने देगा, आपको आपके पाथ पे रखेगा, डायरेक्शन में रखेगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका गोल है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग मतलब सीधा है कि प्लान अगर आप करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। पहला तो टाइम फैक्टर है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टाइम। कोई भी प्लानिंग जिसमें आपने टाइम फ्रेम ना अटैच किया हो, याद करिए पीटर ड्रकर का MBO, जिसमें मैंने आपको स्मार्ट बताया था, कुछ बताया था स्मार्ट में टाइम फ्रेम से रिलेटेड। योर ऑब्जेक्टिव should have an element of time frame, कुछ तो टाइम फ्रेम दो, 6 महीना, 2 महीना, Time 1 साल, oriented. 2 साल, बिल्कुल टाइम ओरिएंटेड। अगर आपका कोई प्लान है, कुछ भी करने का प्लान है, लेकिन उसमें टाइम, आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है, यही एक प्लान हो सकता है, यही एक ड्रीम हो सकता है, राइट, ठीक है। आपको 4 धाम यात्रा करना है, आपको पूरा वर्ल्ड घूमना है, ठीक है ना, ये कुछ एक गोल हो सकता है। मैं ऐसे ही गोल बना रही हूँ, आपको कुछ UPSC का एग्जाम देना है, ठीक है ना, आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना है, राइट, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव होना है,
कब करना है ये होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ करना है, अगर आपका बकेट लिस्ट बनता रहेगा और आप उसको टाइम फ्रेम नहीं दोगे तो आपकी वर्ल्ड की यात्रा तब नहीं होगी जब आप फिजिकली वीक हो जाएंगे, राइट। क्योंकि उसके लिए फिटनेस होना जरूरी है। आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स या फिर बहुत लंबा लंबा दूर तक ट्रिप करना पड़ सकता है, बैठना पड़ सकता है, तो आप जब फिजिकली फिट रहेंगे तभी हो पाएगा। तो इस अगर आपको वर्ल्ड टूर करना है तो वर्ल्ड टूर के लिए आप क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए कि आई कंप्लीट दिस ड्रीम बिफोर 50, राइट, बिफोर 45 हो सकता है, ठीक है ना। आफ्टर 60 में पता नहीं आपका बॉडी आपका साथ दे या नहीं दे। तो एक टाइम फ्रेम, अगर आपको बीबीएम खत्म करना है, बीबीए करना है, तो 3 साल का कोर्स है, 3 साल में खत्म कर दो, अदरवाइज फिर वो अचीव करने का भी कुछ मजा नहीं रहेगा। इसीलिए प्लान में एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ये काम मैं कब तक कर लूंगा, क्योंकि जिंदगी भर वही काम तो नहीं करना है, फिर कोई दूसरा प्लान भी करना है ना, फिर कोई दूसरा गोल भी अचीव करना है। इसीलिए हर एक काम को, हर एक ऑब्जेक्टिव को एक टाइम के साथ अटैच कर दीजिए, और वो प्लानिंग भी उसके अंदर हो जाना चाहिए, उस टाइम फ्रेम के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये होने वाला भी है या नहीं होने वाला है। रियलिस्टिक होगा तो हो जाएगा, अगर प्रैक्टिकल गोल नहीं होंगे तो वो फिर कितना भी आप टाइम लगा दीजिए, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल गोल नहीं है तो नहीं अचीव होंगे, ठीक है। इसीलिए एक टाइम फ्रेम होना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब प्लान में इतना स्कोप होना चाहिए कि वो फ्यूचर के चेंज्ड सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को मोल्ड कर ले और उसमें भी आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर रिजिड प्लान होगा तो वो इनइफेक्टिव होगा और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अगर फ्यूचर का सिचुएशन बदल गया तो, और बदलेगा जरूर, क्योंकि चेंज ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा होता है, बाकी कुछ रुक भी जाए लेकिन चेंज कभी नहीं रुकता, राइट। तो कांस्टेंट है, चेंज इज कांस्टेंट। इसीलिए आपका प्लान फिक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको भी समय के साथ बदलते रहना है। इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना स्कोप होना चाहिए कि अगर हमें ये काम नहीं हो पाए तो हम इसको दूसरे तरीके से कर लेंगे। क्या हमारा प्लान बी रहेगा, वो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल प्लान है। यानी कि ये प्लान अगर लास्ट मोमेंट में लग रहा है कि नहीं काम कर रहा, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें एकोमोडेशन करेंगे, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे और चेंज सिनेरियो के हिसाब से उसको बदल देंगे। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका टाइम फ्रेम। पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी कि जो भी आपका प्लानिंग होगा वो एक पॉलिसी के अंदर होगा, राइट। पॉलिसी के अंदर होगा का कहने का मतलब हो गया कि सपोज करो अपने कॉलेज में एक रूल है, हर एक बच्चा एडमिशन लेगा तो अपना सारा सर्टिफिकेट्स, अपना पासिंग मार्क्स, अपना माइग्रेशन, अपना मार्कशीट सब जमा करता है, राइट, ठीक है। अगर Yes, ma'am. हमारे यहाँ प्लानिंग है, हमारे मान लो मैं किसी कॉलेज की प्लानिंग बता रही हूँ कि उसका है कि ये 1 हफ्ते में अपना पूरा एडमिशन खत्म कर लेना है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि ये 1 हफ्ते में एडमिशन खत्म करना है बिना कोई पेपर लिए हुए? ऐसा नो कर मैम। सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो No, अगर हम ऐसा मैम करते हैं, अगर हम ऐसा कोई नियम बनाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे अपने ही पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा। तो कोई पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो क्या वो आपके लिए गाइडलाइंस का काम करती है? क्या आपका कोई प्लान उस गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो सकता है? नो मैम। उस गाइडलाइन को फॉलो करके ही आपका प्लान पूरा होना चाहिए, है ना। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब जो भी प्लानिंग है, सरकार की जो भी प्लानिंग है, इंजेक्शन मान लो वैक्सीनेशन का, ये जो कोविड वैक्सीनेशन है उसका प्लानिंग है गवर्नमेंट का, वो एक पॉलिसी है कि हम किस तरीके से देंगे। तो तुमने देखा होगा पहले फ्रंट पे काम करने वाले नर्सेज, डॉक्टर्स और जो भी लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, बैंकर्स, इनको पहले इंजेक्शन दिया गया, ये एक पॉलिसी था, राइट। उसके बाद एज के हिसाब से बढ़ते से नीचे की तरफ आते गए, अभी तक बच्चे बचे हुए हैं। ये एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट आपको कोई निर्देश देती है, या गवर्नमेंट इससे इतर दे देती है कोई निर्देश, अच्छा नहीं पहले सबसे इसको लगा दो। आपकी पॉलिसी जो है कि हमको इतना वैक्सीनेशन करना और इस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन इस चरण में कंप्लीट कर लेना है, फिर दूसरे एज ग्रुप का वैक्सीनेशन दूसरे में करना है, तो वो सारा कुछ, वो सारा प्लान उसी पॉलिसी का हिस्सा है, वैक्सीनेशन पॉलिसी का हिस्सा है। समझ में आया? एक प्लान पॉलिसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता है, उसके साथ हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी एक बड़ा बाउंड्री है जिसके अंदर सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होता है। क्लियर? यस मैम। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, कोई कौन बताएगा क्लास में? यस, लिमिटिंग फैक्टर। मैम कोई भी काम को लिमिट में रहकर करना चाहिए। बिल्कुल गलत।
और कोई किसी का रिप्लाई कुछ और है? मैम कौन सा फैक्टर कम है या हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। लिमिटिंग अपने फैक्टर का मतलब होता है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कौन से रिसोर्सेज की कमी है और उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। जब आप प्लान करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारा जो प्लान है वो हमारे रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। हमने कुछ ऐसा प्लान कर लिया जितना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो क्या वो काम हो पाएगा? सपोज करो तुम्हें शॉपिंग करना है, ठीक है ना, तो आप शॉपिंग का बेसिस आपका क्या होता है? आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, आपका क्या बजट है, यही होता है ना। अदरवाइज देखने में तो 2-2 4-4 लाख के कपड़े भी पसंद आ जाते हैं, है, लेकिन हम जाते हैं क्या वो खरीदने? नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारा बजट हमको लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारा किसी का 1000 हो सकता है, किसी का 2000 हो सकता है, किसी का 5000 हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, किसी का 25,000 हो सकता है, सबका अलग अलग होगा, राइट। अगर हम पैसे के हिसाब से देखें तो ये लिमिटिंग फैक्टर बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ मनी ही नहीं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दूंगी। तो ये लिमिटिंग फैक्टर होने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो चीज जितना है उसी के हिसाब से आप अपना प्लान करते हो ना कि हमको ये चीज लेना है, राइट। या फिर हम क्या करते हैं कि कुछ और बना लेते हैं। अगर हम कुछ और बना लेंगे तो क्या होगा, या तो वो काम पूरा नहीं होगा, अगर हमने वो काम पूरा कर भी लिया यहाँ वहां से पैसे मैनेज करके, तो क्या कोई दूसरा काम छूट जाएगा, राइट, कि दूसरा इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट आर द स्कार्स रिसोर्सेज यू हैव एंड देन मेक ए प्लान, जहां पे उस प्लान में उतने ही रिसोर्सेज से आपका वो काम चल जाता है। अब कभी ये टाइम हो सकता है, कभी आपके पास टाइम की कमी हो सकती है, होता है टाइम की कमी। जब टाइम की कमी हो रही है, नॉर्मली हम आते हैं, टैक्सी ले लेते हैं घर से और आ जाते हैं, ऑटो ले लेते हैं सड़क पे आकर के और कॉलेज आ जाते हैं। लेकिन किसी दिन एग्जाम देने जाना है और टाइम की कमी है, ठीक है ना, एकदम ऑलरेडी लेट हो गए निकलने में, ओला बुक कराते सीधा घर से चले जाते हैं, सेंटर पे पहुंच जाते हैं, करते हैं ऐसा। या फिर घर का कोई लोग बाइक से आपको छोड़ देता है टाइम निकाल करके, या गाड़ी से आपको छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है, ठीक है ना। पैसे आज भी आपके पास हैं इतने कि आप ऑटो लेकर के जा सकते हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, समय कम है ना, जल्दी से पहुंचा देंगे घर के कोई लोग, या आप ओला बुक करा लोगे, जल्दी से पहुंच जाओगे, राइट। तो कभी पैसा रिसोर्सेस लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, कभी समय लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, कभी मैन पावर लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, कभी रॉ मटेरियल की नहीं है आपके पास तो वो लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो जिस समय जो चीज कम है उसको हम क्या करते हैं, अपने प्लान में सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, ठीक है, कि इसके इतने में ही हमारा काम कैसे हो जाएगा, तभी वो काम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा प्लान करते समय तो क्या होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। समझ में आया? यस मैम। लिमिटिंग फैक्टर आप समझ में आया ज्योति, या जो भी आंसर कर रहे थे कि लिमिटिंग फैक्टर मतलब जो लिमिट में रह करके, ये नहीं होता है इसका लिमिट में रह करके। इसका मतलब हुआ जो आपके पास कम है, जो आपके पास जिस चीज की कमी है, जो रिसोर्सेस आपके पास कम है, उसको सबसे पहले ध्यान में रख करके अपने प्लान का हिस्सा बनाना है कि ये इतना ही है, इतना ही में मेरा ये प्लान खत्म हो जाना चाहिए, राइट। And last one is principle of selection of best alternative. Selection of best alternative का क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई भी एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन again in the light of resources available, in the light of time available, in the light of other things and availability of resources, आप क्या करते हैं, जो सबसे इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मेथड होता है, इफेक्टिव मतलब जिसमें क्वालिटी वाइज जिसका एंड रिजल्ट अच्छा हो, एंड इफिशिएंट का मतलब जिसमें आपका वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है, जिसमें वेस्टेज को आपने एलिमिनेट कर लिया, खत्म कर लिया, रिमूव कर दिया, बहुत कम मिनिमम वेस्टेज के साथ जहां काम हो रहा है, वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप क्या करते हैं, चुनते हैं, राइट। इसीलिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंपैरिजन करना जरूरी है। दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, राइट। प्लानिंग कुछ पूछना है इसमें, कुछ पूछना है, कोई चीज कुछ अभी तक नहीं समझ में आया? हम लोगों ने इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल अभी खत्म किया, कुछ नहीं समझ में आया ऐसा है? नहीं है, ठीक है। चलो फैक्टर्स देख लेते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हमारे प्लानिंग को अफेक्ट करता है, यानी कौन कौन से घटक, हिंदी में बोलते हैं जिस फैक्टर्स को, कौन कौन से ऐसे
चीज है जिसको हमने ध्यान में नहीं रखा तो हमारा प्लानिंग खराब हो जाएगा, और हमने ध्यान में रखा तो ठीक रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग से भी आप ये डिराइव कर सकते हो। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ टाइम फ्रेम, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, प्रिंसिपल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटिंग फैक्टर, तो आप ये लिख सकते हो। फिर भी मैंने फैक्टर्स बता दिया है। रिलायबल फैक्ट्स, अगर आपका प्लान रिलायबल मतलब विश्वसनीय, ठीक है ना, फैक्ट्स पर बेस्ड है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। मान लो आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं या उसका बिजनेस करने वाले हैं। मैं बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप छोटा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप ये पता करते हो ना कि इस एरिया में इसी, मान लो किसी को ब्यूटी पार्लर खोलना है, राइट, तो उस लोकेलिटी में कितना पार्लर है। अगर नहीं है तो चांसेस है आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। अगर ऑलरेडी 2-3 है तो आपके कॉम्पिटिटर पहले से वहां पे है, प्रेजेंट है। तो ये करने, अच्छा ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो किस तरीके का बिजनेस दे रहे हैं, किस तरीके का सर्विसेज दे रहे हैं, ये सब आप देखते हैं। रिसर्च का हिस्सा होता है कि आपको जब भी कुछ काम करना होता है तो पहले आप क्या करते हैं, उस पर रिलायबल फैक्ट्स यानी विश्वसनीय जो उसका सोर्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आप कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप उसको देखते हैं एंड देन आप स्टार्ट करते हैं। देन आप सोचते हैं कि क्या मैं ये काम करूं या फिर ये काम ना करूं। लेकिन अगर आपका फैक्ट्स यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वही रिलायबल नहीं है, मैं बताती हूँ। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है ना, गवर्नमेंट ने कितने सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाते हैं, कितना सारा आवासीय योजना बनाया है, पढ़ाई से रिलेटेड योजना बनाया है, धन योजना बनाया, जनधन योजना बनाया, बहुत सारे योजना गवर्नमेंट बनाती है। उसका बेसिस क्या होता होगा, कोई बता सकता है? किस बेसिस पे गवर्नमेंट को, किस आधार पर गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमको ये करने की जरूरत है? रिसर्च, एनालिसिस, कंसेंसस, सिचुएशन, कंसेंसस, ठीक है ना। हर एक काम से पहले क्या होता है, गवर्नमेंट जो कब समय समय पे कंसेंसस कराते रहते हैं, यानी जनगणना होता है, घर में आकर के पूछते हैं कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग कमाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपका राशन कार्ड बनता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंसेंसस पर बेस्ड होती है। ये कंसेंसस क्या होता है, घर घर जाकर के पता करना कि कितना हमारे यहाँ एक्चुअली पॉपुलेशन है, किस एज ग्रुप के ज्यादा लोग हैं, ये सब कुछ पहले पता किया जाता है। अगर अच्छा ठीक है, ये करने वाले लोग कौन होते हैं, इसी जनता का कुछ हिस्सा होता है, कुछ लोगों को लोग ये काम दे देते हैं, ठीक है ना। कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा होता है कंसेंसस का, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से लोगों को लेते हैं और काम देते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाइए, इस क्षेत्र में जनगणना करिए, आप उस क्षेत्र में जाइए, उस क्षेत्र में करिए। अगर ये लोग जिनको काम दिया गया है वो कहीं ना जाए, ऐसा भी करते हैं लोग, घर में बैठ के सारा फॉर्म भर लेते हैं अपने हिसाब से, कहीं 4 लिख देते हैं, कहीं 3 लिख देते हैं, कहीं पे सबको एजुकेटेड, कहीं पे सबको अनएजुकेटेड, कहीं पे कुछ अपने हिसाब से रैंडमली अपना डेटा भर देते हैं। मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी वैसे डेटा पर बेस्ड है जो एक्चुअली किया नहीं गया, घर में बैठ करके फॉर्म भर दिया गया, उनको जमा किया गया, तो क्या होगा, वो पॉलिसी जिस बेसिस पे बना वो बेसिस ही गलत है, वो बेसिस ही गलत इंफॉर्मेशन है, राइट। तो क्या होगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी कभी सक्सेसफुल होगा? नो मैम, नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम डेटा कलेक्ट करते तो डेटा बिल्कुल रिलायबल सोर्सेस से कलेक्ट होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आपके आगे का काम बेस्ड होना चाहिए, यानी आपका प्लानिंग बेस्ड होगा। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, या नेक्स्ट और एक ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद आज छोड़ दूंगी मैं। इंश्योरिंग एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, यानी कि जब भी आप प्लान करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें, आप ग्रुप्स में भी देख सकते हैं, जब भी प्लान बनाया जाता है तो क्या करना चाहिए, सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स अगर प्लान बनाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर प्लान बनाता है, तो बाकी लोगों के लिए क्या होता है, वो एक काम होता है, वो उस काम को उस तरीके से करते हैं कि हमको ये दिया गया, हम कर लेते हैं काम, अच्छा हुआ तो भी कोई बात नहीं, बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ये करे कि भाई आप भी आओ, ठीक है, एक मीटिंग करें, सब लोग बैठो और ये प्रॉब्लम है, एंड यू आल्सो गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकते हैं। अब ज्योति ने कुछ बताया, सृष्टि ने कुछ बताया, विनीता ने कुछ बताया, विश्वास ने कुछ बोला, ठीक है, अमन ने कुछ बोला, अब सबने ये बोला, अपना अपना मत दिया है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो
प्लानिंग है, हमारा जो हम प्लान के साथ फाइनली Hindrance है। जिस प्लान को फाइनलाइज करेंगे, फाइनली ये हम लेंगे, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने भी ये सजेशन दिया था। समझ में आ रहा है? आपने खुद बोला था कि हम इस तरीके से करेंगे तो अच्छा होगा। अब आपका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा जवाबदारी से, ठीक है ना, ज्यादा ध्यान से, ज्यादा केयरफुल हो जाओगे उस प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए, चलाने के लिए। तो अगर एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं हम प्लानिंग करते समय, तो उनकी जिम्मेदारी बच जाती है उस चीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने की। अगर हम बस उनको डायरेक्शन दे देते हैं काम करने का, तो उसी तरीके को फॉलो करते हुए कर देते हैं, लेकिन फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं सक्सेस या फेल्योर के लिए। समझ में आया? इसीलिए ma'am. प्लानिंग को अगर ma'am. सक्सेसफुल करना है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, तो मेक श्योर कि आप एम्प्लॉय को भी प्लानिंग का हिस्सा बनाइए। इसको हम बोलते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन। समझ में आया? हम पढ़ेंगे आगे Yes, ma'am. HRM में, इसी को बोलते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, इन प्लानिंग एंड इन डिफरेंट थिंग्स, जिससे आपको लगातार इंप्रूवमेंट होता है। राइट? चलिए, इसके बाद कुछ और है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, एक सेकेंड। दो मिनट जरा वेट करो, मैं अटेंडेंस लिंक खोल लेती हूँ। ठीक, वन, टू, थ्री, एक मिनट। आप लोग अनम्यूट करके बोलिएगा। वन, Yes, ma'am. One present, ma'am. टू, Present, ma'am. थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, Present, ma'am. सेवन, Ma'am. Present, ma'am. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Present, ma'am. 14, 13, ma'am. हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Yes, ma'am. 21, 22, Present, 20, ma'am. 23, Ma'am, Yes, 21. ma'am. 23 हो गया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 24, 22 है Present, क्या? ma'am. 22 है क्या पंकज? No, ma'am. ओके, No, ma'am. No, ma'am. 23. 24, Present, ma'am. 25, Yes, ma'am. 26, यस मैम 26 27, 20, मैम एग्जिट कर जाए हाँ 28, Yes, ma'am. 28. 29, 29, 30, Present, ma'am. 31, Yes, ma'am. 32, Yes, ma'am. 33, Yes, ma'am. 34, 35, 36, 37, Yes, ma'am. 38, 39, 40, Yes, ma'am. 40. 41, 42, Present, ma'am. 43, 44, Present, ma'am. 45, 46, 47, 48, 48 present. 49, 49, 50, 50,
51, Yes, ma'am. 52, 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 55, Present, ma'am. 56, Yes, ma'am. 56. 57, Yes, ma'am. 58, 59, 60, Yes, ma'am. 60. 61, Present, ma'am. 62, 63, Yes, ma'am. 64, Yes, ma'am. 65, 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Yes, ma'am. 74. 75 73. हो गया 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, बस मैम, क्या हो गया 83 हैं 84, 85, 86, 87, Yes, ma'am. 88, 87. 88 Ma'am, 87. हो गया 88, 89 हो गया दैट्स इट। मैम ऋतिक को अनम्यूट करने के लिए बोल रहा है। ऋतिक का रोल नंबर बताओ, वो सबको मैंने अनम्यूट कर रखा है, किसी को म्यूट नहीं कर रखा है। ऋतिक का रोल नंबर बताओ, मैं बता देती हूँ। मैम 19। Ma'am. 19। यस एक- मैम। ओके, अब क्या बोल रहे हो दूसरे मैम को? 11 रह गया था। अच्छा ठीक, मैम 11 रह गया था। मैं देख लेती मैम हूँ। 42 भी देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, 11 हो गया, 19 ऋतिक। मैम 28 भी देख लीजिए। क्यों क्यों देख लीजिएगा? मैम मैं बोली थी, मुझे लग रहा है। मैम बना 42 हुआ है अमन। स्नेहा, मैम 42 अमन। तुम लोगों ने बोला था तो क्यों देखे दोबारा? हो गया है, ठीक है, बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक, ओके, बाय मैम। वेलकम, बाय। मैम लीव कर सकते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम।